हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मेरी क्लास में और कंटिन्यू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज को, जिसको मैं बोलता हूं, मैं क्या सब बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द amount of current flowing per unit area of the conductor around the point provided the area is held in a direction normal to the current. ये डेफिनेशन को आप लोग लिख लो, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, अब मैं इसको समझाता हूं क्या होता है। ये देखो, इसको किस तरह से, इसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? अमाउंट ऑफ करंट, मतलब एक अमाउंट ऑफ करंट जो कि पर यूनिट एरिया से फ्लो कर रहा है। पर यूनिट एरिया मतलब मेरे पास एक एरिया है, समझ लेते हैं कि एक एरिया है, इसका भी लेंथ 1 मीटर है और इसका भी लेंथ 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज माई करंट डेंसिटी। बट ये जो एरिया है करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो एरिया है, देखो यहां लिखा है ना, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दी करंट। तो ये देखो, करंट मेरा ऐसे जा रहा है और मेरा एरिया यहां पे रख दिया मैंने, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन को एकदम दिल में याद रखो, ठीक है, भूल मत जाना, नहीं तो परदेसी परदेसी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला समझना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा यार? करंट डेंसिटी है ना, फॉर्मूला किसे याद करेंगे? करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए। और आई की यूनिट क्या? एम्पियर। एरिया की यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट भी आ गया हमें, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब सब कुछ पता चल गया। बट एक और चीज देख सकते हैं, जे आई के बदले में क्या यूज लिख सकता हूं? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, पढ़ा था ना फॉर्मूला? बोल दो नहीं पढ़ा, नहीं बोलो नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, पिछले क्लास में तो पढ़ाया था यार, ठीक है। चलो, तो आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, एन कभी कभी हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है, एन ए ई वी डी, और यहाँ पे ए तो ए ही रहने वाला है। अब इसको काट दो, ए को काट दिया तो मेरे को जे के बदले मिला, क्या मिला? एन ई वी डी। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके रखना है और उसको हर रोज एक बार देखना है, इससे फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे, इससे फद्दू फद्दू क्वेश्चन आते हैं, झटके में आंसर आ जाता है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे लाइव क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ऊपर में एक वीडियो आया होगा, हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन बोर्ड एग्जाम, उसको भी देख लेना, उसमें किस तरह से क्या करना होता है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक, जिसको मैं बोलता हूं कंडक्टेंस। ये सिर्फ बोर्ड लेवल पे लेक्चर पढ़ा रहा हूं, आईआईटी के लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसमें फिर अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। कंडक्टेंस, अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, इट इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो वही कंडक्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो वही कंडक्टेंस बन जाता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा। 1/r, अरे r का यूनिट तो ओम हुआ करता था, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा।
ठीक है, अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। पहले एक और चीज पढ़ा देता हूं फिर बताता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। देखो जोश नहीं आ रहा है, जोश नहीं आ रहा है, थोड़ा जोश लाओ, आंखें ऐसे ऐसे करो, नींद नहीं आने का, एकदम पढ़ाई करने का, क्योंकि बोर्ड में 95 प्लस लाना है अपने को। ठीक है, चलो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज डिफाइंड एज दी इट इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कौन सी विटी? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/रो। क्या हो जाएगा? 1/रो। अच्छा सर, रो का तो यूनिट आपने बताया था ओम मीटर होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं MHO, मीटर इनवर्स। और इस मोह को हम लोग और एक चीज बोलते हैं, साइमेन मीटर इनवर्स। इसका पहले बहुत पुराने पहले कंपनी का मोबाइल आता था, एकदम इतना बड़ा करके एंटीना रहता था, उससे हम लोग बात करते थे हेलो हेलो। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है कि यार एक फोन भी आया करता था इससे। ठीक है, जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने पिछले एग्जाम के नंबर याद रख लेना, कितने आए थे, और अपने आपको खुद का क्या वादा किया था आपने। कुछ तो बोला होगा कि इस बार फाड़ दूंगा। अपने माँ बाप का चेहरा देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना है, इसको 2-3 बार देखना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, और इसी को पढ़ के एग्जाम में जाना, फटाफट मार्क्स आ जाएंगे। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो I इक्वल्स टू NaEVD। अच्छा, मैं एक चीज बताने वाला, एक होमवर्क देने वाला था, सॉरी, पीछे आते फिर से। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताना है। जैसे मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनको जाने से रोका जा रहा है, इट इज एन ऑब्स्टिकल, तो आपके दिमाग में सेट हो गया, रेजिस्टेंस मतलब रोका जा रहा है। उसी तरह से कंडक्टेंस का भी एक अलग मीनिंग होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी एक मीनिंग होता है। अब आपका काम क्या है कि उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का असली मीनिंग आप समझ के नेक्स्ट क्लास में अपनी नोट में लिख के रखोगे। ऐसे जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं इसको बताऊंगा। जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो थोड़ी मेहनत करेंगे, सर्च करेंगे, बुक पढ़ेंगे और वो उसका आंसर लिखेंगे। और जो बच्चे निठल्ले हैं, कुछ नहीं करना चाहते, वो अगले लेक्चर का वेट करें, उनके लिए मैं कर दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, देखो बहुत आसान सा है। हमें पता है I इक्वल्स टू NaEVD होता है। एक मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि मैं पक 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 कर लेता हूँ, लास्ट में तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है, फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, अब देखो N इक्वल्स टू AE, VD का मतलब क्या था? VD का मतलब था मेरा E टाउ अपॉन M था, तो पुट कर देते हैं E टाउ अपॉन M, तो मेरा आ जाएगा NaE स्क्वायर, E टाउ अपॉन M आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे I था, मैं क्या करूंगा, ये A को यहां ले आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो I अपॉन A इक्वल्स टू NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M हो जाएगा। अब I बाई A क्या था? I बाई A जस्ट अभी पढ़ाया मैंने, करंट डेंसिटी J। हाँ, J था, करंट डेंसिटी था ना, J था, J। अब उसका क्या करना है? अब देखो रो इक्वल्स टू क्या आया था? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और यहाँ क्या है? ठीक इसका उल्टा, क्या है? उल्टा है ना। ये देखो यहाँ पे M ऊपर है, यहाँ पे M नीचे है, यहाँ पे NE स्क्वायर टाउ नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 1/रो इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। तो मैं ऐसे बोल दूं NE स्क्वायर E बाई रो, ये आ गया। और अभी एक चीज और पढ़ा है मैंने, 1/रो मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर एक बार देखो, ये सब फालतू फालतू टॉपिक, इसमें अगर मैं एकदम धीरे धीरे बोलूं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को फिर से देखो, बैक करो, देखो, समझो, और मैं बता रहा हूं इतना कर लोगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बच्चों का आया है,
और यूट्यूब पे भी अब आपका भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करो इसको, समझो ढंग से। उसके बाद क्या है, ये जो चीज आपका फॉर्म रिलेशन आया, ये इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको फिर से आप वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमें पढ़ना है उसके बाद का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू। अब बोलो भैया म्यू क्या था, किसी को अगर याद हो तो। रो तो रेजिस्टिविटी है सर, तो म्यू 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 मोबिलिटी था ना, पहले लेक्चर में बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में मोबिलिटी, मोबिलिटी याद आ रहा है क्या था मोबिलिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मोबिलिटी बोलते थे। याद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे और बोलोगे अगली बार फाड़ देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारी फट जाएगी, एग्जाम की नहीं फटेगी। ढंग से पढ़ो। रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, म्यू क्या होती है मोबिलिटी, और मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था वी डी अपॉन ई था। तो हमें इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, फिर से ए को नीचे ले आते हैं तो क्या आएगा आई अपॉन ए आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या बच जाएगा एन ई वी डी, एन ई वी डी। ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग साइड में लिखते हैं जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, मैंने अभी भी निकाला, और या फिर आई बाई ए इक्वल्स टू ई बाई रो लिख सकते हैं, इस सिग्मा के बदले वन बाई रो लिख सकते हैं, सिग्मा के बदले वन बाई रो लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है? जे के बदले आई बाई ए अभी निकाला, सिग्मा के बदले वन बाई रो और ई के बदले ये इक्वेशन आई, मैं इसको यहां लिख देता हूं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? अब वीडी के बदले में क्या लिख सकता हूं, वीडी के बदले में यहां से देखो क्या लिखूंगा, अब इसमें ई टाउ बाई एम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रिलेशन तो इसके और इसके बीच में लाना है ना। तो रो तो है मेरा यहाँ पे, रो तो मैं ले आया घेस तान के, अब ये म्यू कहां से लाऊं? म्यू लाने के लिए वीडी है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा वीडी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। अरे वाह वाह वाह, हो गई लॉटरी लग गई हमारी, आंसर आ गया, म्यू ई आ गया। अब इस ई को काट दो भाइयों और बहनों, कट गया। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हमारा आएगा रो इक्वल्स टू वन बाई एन ई म्यू, रिवर्स ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर जाएगा रो और ये नीचे आएगा वन बाई एन ई म्यू। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इसका डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अभी हमारा रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत पढ़ना बाकी है रेजिस्टेंस के बारे में। अब आप सोचोगे सर बाकी जहाँ पढ़ रहे थे वहां तो 2 दिन में खत्म कर दिया, बुक्स में भी इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। बुक्स में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, जो पढ़ा रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी में टप के लिखा हुआ है, और स्कूल में भी पढ़ाया गया है, टीचर्स ने भी पढ़ाया है, पर आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे। हाँ होगा होगा, टाइम आएगा, मैं भी पढ़ूंगा, मेरा भी नंबर आएगा। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस खत्म ही नहीं हो रहा, इतना पढ़ाए जा रहे हैं। तो वही कहानी होता है कि सब पढ़ाते हैं, ध्यान नहीं देता है कोई। अब देखो रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है हमें। अब देखो समझो, एकदम ध्यान से समझो, ये मेरी एक पाइपलाइन है, पाइप मतलब वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, आराम से बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, आहा मजा आ रहा है जिंदगी का। मैंने क्या किया, हीट दे दी इन लोगों को। क्या किया, हीट दे दी। हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब इनका खाना, ये हीट खाएंगे, आहा पेट भर रहा है इनका, पेट भर रहा है, पेट भर रहा है, और ताकत आ जाएगी, और ताकत आ जाएगी तो और इधर उधर दौड़ेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, और कॉलिजन बढ़ जाएगा एक दूसरे के बीच में, और एक दूसरे से जाके टकराएंगे, ये इससे टकराएगा वो उससे टकराएगा, है ना, ऐसा होता है ना टकराते टकराते। तो जब ये टकराना शुरू करेंगे हर एक दूसरे से तो कॉलिजन बढ़ जाएगा, और जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये जनरल ट्रेंड है। अब हम लोग एक एक को पढ़ के देखेंगे। अब इसमें हमें एक और चीज पढ़नी है, आप इसको लिखो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेस, ये याद रखना है। ठीक है, अब उसके आगे हमको देखना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम का भी एक चीज है जिसको हमें पढ़ना है।
इतने सारे कोफिशिएंट है कि जिंदगी खराब हो गई। अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज, लिखते जाओ साथ साथ, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री, टेंशन मत लो, समझाऊंगा टेंशन मत लो, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ये लिख लो। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को जो है अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लेक्चर्स नॉट फॉर नीट और आईआईटी जेईई, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं बोर्ड्स की हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बात करूंगा, इसलिए इतने थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। नीट एंड आईआईटी होती तो मैं इसमें कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता, मतलब इसी चीज से मैं 10 चीज आपको बता देता, मतलब इसी चीज से, ठीक है। लेकिन हमारे बोर्ड में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इवन वो सिलेबस में भी बहुत बार इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, तो क्यों उन पे दिमाग लगाएं, ठीक है। अगर आईआईटी वाली करनी है तो उसके लिए अलग से सीरीज चलाएंगे बाद में जाके, तब देखना, ठीक है। अब देखो अल्फा क्या होता है मेरा, लेकिन इतना बोलता हूं, इस लेक्चर्स को देखने के बाद थ्योरी में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस लेक्चर को देख के अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसको देख लो। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो मैं बोल रहा हूं कि पहले मेरे पास रेजिस्टेंस था R1, उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब वो हो गया R2, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, मेरी खोपड़ी बीच में आ रही है, अब नहीं आ रही होगी, ठीक है। पहले मेरा रेजिस्टेंस था R1, अब मेरा रेजिस्टेंस हो गया R2, पहले था मेरा R1 अब हो गया R2, तो इंक्रीज कितना हुआ, R2 माइनस R1। पहले मेरे पास थे 10 रुपए, बाद में हो गए 15 रुपए, तो कितने रुपए इंक्रीज हुए, 5 रुपए, 15 माइनस 10, उस तरह से रेजिस्टेंस आ गया इंक्रीज R2 माइनस R1। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर मतलब डिवाइड कर दो किससे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल कौन था, यही वाला था ना, R1 से। पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो, बस यही फॉर्मूला है। पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1, कितना टेम्परेचर आपने राइज किया, और R1 हो गया आपका पर यूनिट रेजिस्टेंस R2 माइनस R1, तो ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों का, ठीक है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पर यूनिट बोल रहा है, आप तो R1 से डिवाइड कर रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हो, देखो, और नहीं देख रहे तो भाई देख लो। मेरे पास 50 रुपए है, सॉरी मेरे पास 50 चॉकलेट है, मुझे उसको 10 जन में बांटनी है, तो एक जन को कितने मिलेगी, 5। तो 50 को यानी कि टोटल चॉकलेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल विल गिव यू पर यूनिट चीज, टोटल इंक्रीज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विल गिव यू पर यूनिट रेजिस्टेंस। वही तो फंडा है यार, इतना टेंशन क्या। आई होप अब समझ में आ गया, उससे T2 माइनस T1 का भी वहीं पे हुआ है, ठीक है। अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट बात जानने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। अब वो क्या होगी, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ना, वो डिटरमाइन करती है कि कौन कंडक्टर बनने वाला है, कौन सेमीकंडक्टर बनने वाला है, कौन इंसुलेटर बनने वाला है, और कौन अलॉय बनने वाला है। कैसे पता करते हैं, जान लेते हैं। ये देखिए, पहली बात, जो मेटल्स होते हैं या फिर आप बोलो कंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, एकदम दिमाग में डाल लो, उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होती है, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होती है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, 0.045 0.03, मैं दिखाऊंगा आगे। पॉइंट नंबर 2, जो इंसुलेटर्स होते हैं या फिर कंडक्टर सॉरी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए होती है नेगेटिव, उनके लिए ये होती है नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले देखना कि वो बोल रहा है कि मैंने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैंने इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इंसुलेटर है अल्फा नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर घट जाएगा। तो ये एकदम दिमाग में याद रखना। फिर तीसरी बात हमारी अलॉयज पे आती है। ये जो अलॉयज होते हैं ना, अलॉयज के लिए जो हमारी अल्फा होती है वो बहुत ही छोटी होती है, एकदम छोटी, एकदम मतलब पिद्दी,
अल्फा इज वेरी 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 स्मॉल, 0.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग, वेरी स्मॉल बट नॉट नेगेटिव, बट नॉट नेगेटिव। इसी के वजह से जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं ना, जो हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं लैब वगैरह में बड़ी बड़ी, वहां पे जितने भी जो रेजिस्टेंस होते हैं स्टैंडर्ड वायर होते हैं, जिनको हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, वो जो वायर होते हैं वो अलॉय से बनते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कैसे नाम है उनका, उनका नाम है मैंगनीन, फिर है कॉन्स्टेंटेन, फिर है आपका यूरेका। ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर मेकिंग वायर। व्हाई? बिकॉज दिस आर मेड अप ऑफ अलॉयज एंड देयर अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो ये चीज आपको ढंग से याद रखनी है। यहां तक हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और भी पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? नोट डाउन हो गया होगा। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, एक सेकेंड। अब हम लोग इस टेबल को देखेंगे। ये टेबल देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी की टेबल है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है? तो जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो पूरा एकदम एनसीईआरटी को चाट के जाएंगे, अंदर की छोटी छोटी चीजें भी समझेंगे और एक्स्ट्रा भी समझेंगे। टेंशन नहीं लेने का, लेकिन पढ़ने का। अब कंडक्टर में देखो, ये जो कल्फा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हो रही है, कितनी छोटी है। मैंने बताया था फॉर कंडक्टर्स एंड मेटल दिस इज स्मॉल बट पॉजिटिव। फॉर ये जो आपका आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो अलॉय दिख रहा है, अलॉय अलॉय की देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 0.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 0.000002। कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो अलॉय के लिए बहुत छोटी होती है। एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीन, फिर अलॉय ऑफ निकल, फेरस, क्रोमियम। अब सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है, नेगेटिव। इंसुलेटर्स के लिए क्या होगी, नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज याद रखनी है क्या? कुछ नहीं याद रखना है, आपको ट्रेंड याद रखना है। क्या ट्रेंड याद रखना है? जो मैंने वहां लिखा है। क्या? कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अलॉय के लिए वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी की कहानी देखो, रेजिस्टिविटी की कहानी देखो। फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁸। वेयर एज फॉर इंसुलेटर कितनी ज्यादा हो गई। तो हमें क्या पता चला, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये बात आपको ढंग से याद रखनी है, याद रह जाएगा ना। देखो बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, इज्जत रख लेना, बोर्ड में अच्छे नंबर ले आना। अब हमें यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और क्वेश्चन पूछता है कि वाई मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन या फिर एक और कोई नाम दे दिया, यूरेका आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड मेटेरियल। आप तो सबसे पहले बोलोगे सर इसका जो अलॉय है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही छोटा होता है। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसकी रेजिस्टिविटी भी हायर होती है एंड उनका जो सॉरी जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है? और साथ साथ उनका जो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो लो होता है। इसी वजह से वो होती है हमारी क्या, स्टैंडर्ड मटेरियल के तौर पे यूज होती है। ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।